जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे पहले हुआ कि जी इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा रहा है और इस तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे अब ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको ख़बर उड़ा दी गई है कि जी उनको नामज़द किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़ा अहम मुद्दा ज़ेर बहस है और उसके ऊपर कहीं से तरदीदें आ रही हैं और कहीं से उसकी तस्दीक की जा रही है। इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट देखी जाए तो इमरान खान को नोबेल पीस प्राइज़ का इनाम दिया जा रहा है। नॉर्वेजन अगर गवर्नमेंट की या नोबेल प्राइज़ इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं दे रहे। इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें जिनके हकायक तक पहुंचना ज़रूरी था। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता हसन है। शाइस्ता हसन ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल नॉर्वे में गुजारे। इस इंस्टीट्यूट का मकसद क्या है, क्यों ये प्राइज़ देता है और क्यों इमरान खान को नामज़द किया गया या नहीं, जिस शख्स ने नामज़द किया वो कौन था, ये वो तमाम बातें हैं जिनके ऊपर हम इनसे बात करेंगे। वक्त देने का बहुत शुक्रिया। शाइस्ता, ये बताइएगा कि ये नोबेल प्राइज़ जो है ये इतना आसान है हासिल करना? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मामले पर मेरी राय मांगी। और नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो, देखिए इस वक्त दुनिया की आबादी कितनी हो चुकी है, अरबों में है। और ज़ाहिर है कि नोबेल पीस प्राइज़ तो सिर्फ़ एक ही है। तो ये इतना आसान तो नहीं हो सकता कि आप बस कहें कि मैंने साकिब राठौर को नामज़द किया और साकिब राठौर को मिल गया। ऐसा नहीं होता। नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है जो कि नॉर्वे में है, और वो बहुत ही एहतियात से छान फटक कर और पूरी तरह से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जिसको भी नामज़द किया जाता है उसके बारे में तमाम हालात का जायज़ा लिया जाता है। देखा जाता है कि जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है कि इस नामज़द शख्स ने या इस इदारे ने क्या वाकई ही दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई काम किया है, काबिल ज़िक्र काम किया है। क्योंकि अरबों लोगों में से सिर्फ एक इंसान या एक इदारे को ये इनाम दिया जाता है। अच्छा, जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है कि जी इमरान खान को नामज़द कर दिया गया, इससे पहले क्या समझती हैं कि कितने लोग थे ऐसे जिनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, और ये जो इंस्टीट्यूट है नॉर्वे के अंदर है, उनका क्राइटेरिया क्या है? नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है जिनका क्राइटेरिया जो है, सबसे पहले तो नामज़दगी का अमल शुरू होता है ना। आप वहाँ से शुरू कीजिए कि कौन कौन हैं जो इसको नामज़द कर सकते हैं। ठीक। मसलन जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, चांसलर्स हैं, वो कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स कर सकती हैं। फिर आपके जो कोई फॉर्मर नोबेल लॉरिएट्स हैं वो समझते हैं कि हाँ, हमें इस शख्स को या इस इदारे को करना चाहिए, वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है उसके जो मेंबरान हैं वो कर सकते हैं। ये जो जो लोग नामज़द करते हैं, इन लोगों के बारे में इनका क्या क्राइटेरिया? क्योंकि हम डेप्थ में इसलिए जाना चाह रहे हैं कि हम ये समझना चाह रहे हैं कि जो कल पिछले 5 दिन से जो एक बहस चल रही है कि जनाब हमने इमरान खान को मिल गया, पाकिस्तान में आ रहा है, एक बड़ी बात है। जब जो नामज़द करने वाला शख्स है, क्या वो नॉर्वेजन शहरी होना चाहिए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्वेजियन शहरी हो। दूसरे मुल्कों के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स कर सकती हैं। तो बहुत से लोग कर सकते हैं। नामज़दगी तो एक ऐसी चीज़ है कि की जा सकती है, ठीक। लेकिन उसको एक वाकई में ऑथराइज्ड होना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का इंसान, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, चांसलर्स हैं, वो भी ज़ाहिर है कि उनको लोग जानते हैं। तो कोई भी गली मोहल्ले से उठकर या कोई भी जो आम सा सियासतदान है वो नहीं कर सकता। शाइस्ता हसन, आपने कम्युनिटी जज की खिदमात भी वहाँ पे सर अंजाम दी हैं, और आप नॉर्वे की जो तमाम उनके लॉज हैं उनको बड़े करीब से आपने देखा है। कौन शख्स था जिसने नामज़द किया? जी हाँ, ये बड़ी दिलचस्प सी बात है कि इनको इमरान खान की नामज़दगी का जो दावा सामने आ रहा है वो एक नॉर्वे में मैं ये कहूँगी कि नौज़ायदा एक जमात है, पार्टियत सेंट्रम उसको कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल पार्टी आप कह लीजिए। और इसके जो सरबराह हैं या बानी हैं वो गायर लिपिस्तान हैं, जो कि एक पहले वकील हुआ करते थे। और वकील भी वो जो जिन्होंने एक
डिफेंस लॉयर का किरदार अदा किया था जब 2011 में जो नॉर्वे में एक आंदेश बेरिंग ब्राइविक था, उसने एक बहिमाना जो उसके हमले थे लोगों के ऊपर और उसने जो शूटिंग की थी, तो उसके डिफेंस लॉयर के तौर पर भी आए थे। बेशक इन्होंने कुछ ज़्यादा उसमें रोल नहीं प्ले किया था, खामोश रहे थे ज़्यादा, लेकिन बहरहाल इनकी शोहरत की वजह ये भी है। तो जो सेंट्रम पार्टी है उसका क्या है, वो क्या वो लेफ्टिस्ट हैं, वो किस तरह की सियासत उनकी किस तरह की है? सेंट्रम पार्टी, जैसे मैंने कहा कि एक नौज़ायदा पार्टी है। अभी इसका जन्म सितंबर 2020 में हुआ है और इन्होंने ज़्यादातर एनवायरनमेंट के ऊपर और जो माज़ूर लोग हैं उनकी बहाली के ऊपर और मतलब अच्छे इनके फलाई जो काम थे उनकी बेस पे इन्होंने अब पार्टी का जो मंशूर है वो उस हाँ, पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। लेकिन इससे पहले ये हमारी जो लेबर पार्टी है उसके मेंबर रहे हैं। जब अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या इमरान खान ने ऐसे काम किए हैं कि नॉर्वेजन जो गवर्नमेंट है या जो नोबल इंस्टीट्यूट है वो इनको दे सकता है जो प्राइज़ है? अब तो तरदीद तो खैर इनकी तरफ से आ चुकी है इंस्टीट्यूट की जानब से, लेकिन क्या ये उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं? ये तो फैसला करने वाली नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी ये खुशफहमी दूर करना चाहती हूँ लोगों की, या गलत फहमी जो भी कह लीजिए आप इसे, कि इमरान खान को अगर नामज़द भी किया गया है, अव्वल तो इसका अभी तक मालूम नहीं हो सका, क्योंकि नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी जो है इसकी ना तो कंफर्मेशन देती है और ना ही इसकी तरदीद करती है कि इनको नामज़द किया गया है। और ये 50 साल के बाद आपको पता चलेगा कि वाकई इनको नामज़द भी किया गया था कि नहीं। लेकिन इस साल चूँकि नामज़दगियाँ जो हैं वो 31 जनवरी उसकी लास्ट डेट होती है और फिर उसके बाद नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी का काम शुरू होता है कि उन्होंने उस नामज़द शख्स के इदारे की छानबीन करनी है। उसके लिए वो अक्टूबर तक का टाइम होता है, जिसमें उन्होंने नामज़द शख्स को नोबेल पीस प्राइज़ का हकदार बताया जाता है कि इनको हम दे दें। तो सेंट्रम पार्टी को इतनी क्या ज़रूरत आन पेश पड़ी कि उसने इमरान खान का नाम जो है वो नामज़द किया है या करने जा रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन एक कंट्रोवर्सी तो बनी है। हाँ, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है कि उनको क्या ज़रूरत आन पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये एक नई पार्टी है और ये पिछले इलेक्शन में एक सीट भी हासिल नहीं कर सके। ठीक। तो इनके बारे में ये गुमान है कि शायद इन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि नॉर्वे में, चूँकि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो ज़्यादा आबाद हैं, पाकिस्तानी नॉर्वेजियंस की ज़्यादा तादाद है और वो अगर इनकी पार्टी को वोट करेंगे तो यकीनन वो पार्लियामेंट में एक सीट हासिल कर सकेंगे। ये बताया जा रहा है कि 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो नॉर्वेजन शहरी भी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है? बैरून ममालिक देखा जाए तो ऐसा है कि बैरून ममालिक पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या ऐसा हम अगर इसको इस तरह कहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन वहाँ पे मौजूद हैं, सेंट्रम पार्टी ने इमरान खान का नाम लिया या नामज़द किया या सोच रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारी हमदर्दियाँ हासिल करना चाहते हैं जो इमरान खान के लिए वहाँ बसने वाले नॉर्वेजन पाकिस्तानियों में है? ये कहना अभी मुश्किल है कि इमरान खान के लिए हमदर्दियाँ हासिल कर रहे हैं या वो उनके किसी मकसद को उजागर कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन जो उनके बारे में, जैसे अभी 2-3 दिन पहले जो नॉर्वेजियन पीस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टियान वीकेन, तो उन्होंने कहा कि उनका इंटरव्यू था एनआरको पे, जो कि नॉर्वे का नेशनल टीवी चैनल है, तो उस पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने भी यही गुमान जाहिर किया था कि नॉर्वे में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सियासतदान पार्लियामेंट में एक सीट हासिल करने के लिए ऐसा करे। ये वहाँ जो इंस्टीट्यूट है उसके जो चेयरमैन है या सीईओ, उन्होंने ये बात की है। अब सॉरी, अब पाकिस्तान के अंदर पिछले 5 दिन से ये बहस चल रही थी कि अगर इमरान खान को मिल रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपने कम्युनिटी जज के तौर पे काम किया, कितने केसेस आपने डील किए होंगे और कितनी आपने जो नॉर्वेजन गवर्नमेंट है या नॉर्वेजन जो आवाम है उसके लिए खिदमत की है? आप
नामजद क्यों ना हो सकें, या आपको किसी ने क्यों ना किया, और इतनी क्या, मैं अभी भी उसी सवाल पे अटका हूँ कि इतनी क्या ज़रूरत पेश आई कि खान को उन्होंने किया, या नॉर्वे के अंदर और लोग नहीं थे जो कम्युनिटी के लिए वेलफेयर का काम करते थे? हाँ, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात करूँगी कि आपके जिस्म में तकरीबन तमाम रगें जो हैं वो नॉर्मल अंदाज में काम कर रही हैं, उनको कोई भी नहीं छेड़ेगा ना, तो हम वही नॉर्मल रगों का किरदार अदा करने वाले लोग हैं। जबकि इमरान खान का केस जो है वो एक दुखती रग जैसा बन गया है, ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए, तो उसी दुखती रग को छेड़ा जाना था ना। हम नवाज शरीफ यहाँ पे मौजूद थे, आसफ अली जरदारी यहाँ पे मौजूद थे, अगर पाकिस्तान से ही किसी को लेना था। जी हाँ। उसके बाद बहुत सारे और लोग थे जिन्होंने यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से उनका नाम बनना था लेकिन ना बन सका। अच्छा, एक सवाल, आपने एक बात की थी कि नॉर्वे या हो या किसी भी मुल्क के अंदर पीटीआई के चाहने वाले ज़्यादा हैं, क्या ऐसा है? इसमें चूँकि ये तो इलेक्शंस जब आते हैं उस वक्त तहरीकें उभरती हैं, आपको पता है, और फिर लोग ज़्यादा इसमें वावेला भी मचा रहे होते हैं। हर पार्टी के कारकुनान जो हैं वो अपनी अपनी पार्टी को लेके आगे चलते हैं। लेकिन इमरान खान के सिलसिले में ऐसा हुआ है कि जब ये इनको जेल भेजा गया और नवाज़ शरीफ की लंदन में जो रिहाइश गाह है वहाँ पर जाके पीटीआई के कारकुनान ने वावेला मचाया, तो उससे ये ज़ाहिर हुआ कि शायद ऐसा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि चंद लोग जाके और वावेला मचाएं और उससे ज़ाहिर हो कि वाकई में उनके कारकुनान ज़्यादा हैं या कम हैं। हम ये बात इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी आपको इस चीज़ का अंदाज़ा जो है अगर उनकी वोटिंग हो या वहाँ पर जो लिस्टें बनती हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम लोग यहाँ पर बैठकर ऐसा कुछ नहीं कह सकते। तो क्या जो नॉर्वे है, हम नॉर्वे के ऊपर ही आते हैं, वहाँ पे जिस तरह लंदन के अंदर होता है पीटीआई के कारकुनान एहतजाज भी करते हैं और उसके बाद फिर वो वहाँ पे हल्ला गुल्ला भी करते हैं, तो नॉर्वे के अंदर भी ऐसा ही होता है? नहीं, नॉर्वे में ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्वे में हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा है। नॉर्वे में अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप वैसे ही पर्सनली ही किसी नेबर के साथ ही, क्योंकि मैं एज अ जज बात करूँगी, आपने किसी का छोटा सा भी नुकसान किया है तो उसको हक़ है, क्योंकि वहाँ पर कानून की अमलदारी है ना। तो वहाँ पर अगर किसी ने आपका छोटा सा भी नुकसान किया तो फ़ौरी तौर पे लोग जो हैं वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक केस आया कि क्रिसमस नाइट पे एक ख़ातून थी और वो चूँकि चाहे नॉर्वेजियन लोग ड्रंक ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसूल पर अमल करना नहीं भूलते और दूसरों को भी उसकी तलकीन करते रहते हैं। तो क्रिसमस पार्टी में लोग लाइन में लगे हुए थे क्योंकि उन्होंने कोई फूड कोर्ट से कुछ चीज़ लेनी थी। तो एक खातून जो थी, वो नॉर्वेजियन खातून, वो पीछे से आकर और आगे लाइन में चली गई और पीछे वाली खातून ने सोचा कि ये तो गलत कर रही है ना खातून। वो कुछ ड्रंक भी थी, उसके हाथ में बोतल भी थी और उसने वो बोतल के चंद कतरे जो उसमें बच गए थे वो ले जाके उस आगे लाइन को तोड़ कर जाने वाली खातून के ऊपर डाल दिए, बतौर एहतजाज के तौर पे कि तुम ये क्या कर रही हो। और उसके बाद उसने उसको अपने सोशल स्टेटस पे, फेसबुक पर या जहाँ भी लगा दिया, व्हाट्सएप पर, और इस तरह से पता चल गया कि किस खातून ने यह हरकत की है। तो ये मुआशरे को ख़राब करने वाली बात थी कि एक छोटी सी बात पे आपने दूसरी खातून के साथ ये सलूक किया है। तो उसकी ज़ाहिर है कि उनके ऊपर केस भी किया गया और हमने उनको उसके जुर्माना भी किया और सज़ा भी मिली। सेंट्रम पार्टी और पीटीआई में क्या फ़र्क है? सेंट्रम पार्टी और पीटीआई में तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। मसलन सेंट्रम पार्टी जो है, मैंने बताया ना कि वो एक नॉर्वेजियन नौज़ायदा पार्टी है और उसमें अभी वो लोग काम कर रहे हैं, जबकि पीटीआई जो है वो आपको पता है गुज़िश्ता 25-26 साल की बनी हुई एक पार्टी है। और इनके विचार आपस में कितने मिलते हैं? विचार सिर्फ इस सूरत में आप कह सकते हैं मिलते हैं कि कुछ पीटीआई के जो वहाँ पर नॉर्वे में लोग हैं वो सेंट्रम पार्टी के साथ मुंसलिक हो गए हैं। सेंट्रम पार्टी को वो पसंद करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रम पार्टी और पीटीआई की आइडियोलॉजी सेम है? आइडियोलॉजी को तो सेम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है कि
आपको कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा तो शायद पीटीआई जो वहाँ पर नॉर्वे में शायद अपने आप को डूबता हुआ फील कर रहे हैं और वो किसी का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने गार्ड लिपिस्ताद से करवाया है शायद वो लेबर पार्टी से या किसी बड़ी पार्टी से नहीं ले सकते थे। तो ये जो पार्टी है, एक तो इसकी कोई नशिस्त ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, और दूसरी बात क्या है कि इनको जो वोट मिले हैं आप यकीन जानिए कि वो चंद हज़ार हैं, ठीक है। 7-8 हज़ार के करीब वोट हैं। तो इस पर वो पार्टी आप सोच लीजिए कि कितनी अच्छा, अब ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर इनकी आइडियोलॉजी मिलती है कि ये एक दूसरे को सहारा वो देने की भी कोशिश कर रहे हैं। शोहरत, उनको भी शोहरत चाहिए और इनको भी शोहरत चाहिए। गार्ड लिपिस्ताद तो वैसे ही शोहरत के हामिल हैं, चाहे वो जैसी भी शोहरत है, लेकिन ये कि शोहरत कैसी भी हो, शोहरत शोहरत होती है उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं और इसलिए बहरहाल ये एक बहस थी जिसके ऊपर हमने ये सोचा कि नॉर्वे से, अगर नॉर्वे के मतलब कोई बात है तो किसी नॉर्वेजन के साथ बात की जाए, ना कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठकर कुछ क्या सराहियाँ करें और कुछ ऐसे हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएं कि वो शख्स कौन है जिसने इमरान खान को नामज़द किया या करने जा रहा है। नोबेल पीस प्राइज़ के सीईओ की जानिब से जो तरदीद आती है और सेंट्रम पार्टी का क्या किरदार है और सेंट्रम पार्टी को पीटीआई की क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों ज़रूरत पड़ी, ये वो थी बातें जो हर पाकिस्तानी बल्कि पीटीआई वाले भी और दूसरे लोग भी जानना चाहते थे और उनको ख़ुद ये समझ नहीं आ रही थी कि जो पीस प्राइज़ है, नोबेल पीस प्राइज़, ये कोई आम चीज़ है कि बोतल उठाई और दे दी। अच्छा, यहाँ पे मैं इख्तिताम से पहले एक और बात कि यहाँ पे भी कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं गुज़श्ता दिनों और हमेशा से ऐसा होता आ रहा है और हर गवर्नमेंट आती है तो वो तमगा इम्तियाज़ और तमगा शुजात और इस तरह के अवार्ड्स देती है। कहीं ये वाला नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये हमारे अवार्ड्स की तरह तो नहीं है? नहीं, यकीनन ऐसा नहीं है लेकिन यहाँ पर भी अगर लोगों को दिए गए होंगे अवार्ड तो कुछ सोच समझ कर ही दिए गए होंगे। अलबत्ता फ़ेसबुक पर मैंने कहीं पढ़ा था कि तमगा इम्तियाज़ जो है इम्तियाज़ स्टोर पे भी, इम्तियाज़ किराना स्टोर पर भी दस्तयाब है। हाँ, वो उनके जो उसके सीईओ हैं। नहीं मिला, देखिए हम इसके बारे में जो पाकिस्तान में ये तमगा इम्तियाज़ वगैरह मिलता है, इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि जिनको मिल गया है वो खुश हैं और वो कहेंगे कि बिल्कुल सही तरीके से दिया गया है, जबकि जिनको नहीं मिला उनको वो अंगूर खट्टे हैं वाली। अगर इमरान खान को मिल जाता है तो? इमरान खान को कम से कम इस गवर्नमेंट में तो नहीं मिल सकता। यहाँ की नहीं बात कर रहा मैं नोबेल पीस प्राइज़ की बात कर रहा हूँ। अगर वो मिल जाता है तो क्या दुरुस्त होगा या गलत? पहली बात तो ये कि इस साल मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मार्च में ये ऐलान किया है। अगर वो 31 जनवरी से पहले करते तो यकीनन हो सकता था। और गलत या दुरुस्त का फैसला हम नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी पर ही छोड़ते हैं, हम खुद फैसला ना करें। आप कम्युनिटी जज का किरदार अदा किया और अब आप कह रही हैं कि हम ये फैसला उन पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये जिसका काम उसी को साजे, और करे तो बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल हमने वो तमाम बातें आप तक पहुंचाई और शाइस्ता हसन ने वो तफसीलात बताई कि ये पार्टी कौन सी है और जो वकील साहब हैं उनका क्या किरदार है और वो क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। उसके ऊपर तमाम वो हक़ाइक़ कोशिश थी एक कि आप तक पहुंचाएं ताकि आप भी ये समझ सकें, सोच सकें कि ये नोबेल पीस प्राइज़ है क्या और मिलता कैसे है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस ज़िमन में कि जब भी हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे पहले हुआ कि जी इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जा रहा है और इस तरह से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे अब ये नोबेल पीस प्राइज़ के लिए उनको ख़बर उड़ा दी गई है कि जी उनको नामज़द किया जा रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसी अगर ये गलत अफवाह है तो उससे गुरेज़ किया जाना चाहिए। उससे 2-3 बातें होती हैं कि एक तो जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसकी इंटेग्रिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। लोगों का जो एतमाद है, जैसे अभी आपने तमगा इम्तियाज़ के बारे में कहा कि वो जैसा तमगा इम्तियाज़ है क्या नोबेल पीस प्राइज़ भी ऐसा ही है। तो अगर इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाएंगी तो यकीनन उसका जो लोगों का एतमाद है, उसकी नामज़दगी और तकसीम का जो तरीक़ाकार है उस पर ज़ाहिर है कि एतमाद कम हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो शख्स पहले ही एक मुश्किल में है, जैसे भी है वो उसकी अपनी वजह से या किसी भी वजह से,
तो इस तरह की अफवाहों के ज़रिए वो उसकी भी तो सिक्योरिटी रिस्क पे आती है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो गार्ड लिपिस्ताद जिन्होंने कि ये नामज़दगी का दावा किया है, तो जब अगला इलेक्शन होगा तो लोग उनको वोट देते हुए सोचेंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर लोग उनको वोट देते हुए सोचेंगे कि क्या इस शख्स को हमें वोट देना चाहिए कि नहीं, तो लोग सिक्योरिटी रिस्क पर आ जाते हैं।